आज आपकी कहानी सुनने आए हैं। आपकी फ़िल्म रिलीज़ हुई है गंगूबाई, लेकिन बात करेंगे शुरू से। अपनी कहानी जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं वहाँ से आप शुरू करें, फिर मैं सवाल पूछूंगा। मेरी कहानी मतलब कब से मैं फिल्मों के साथ जुड़ा। आप जहाँ से कंफर्टेबल हैं वहाँ से अपने बारे में बताइए कि फिर मैं सवाल पूछना शुरू करूँगा। आई थिंक ये जो एक मेरा अगर बचपन से क्योंकि शुरू करें तो मेरा एक वो होता था, मुझे तस्वीरों से बड़ा लगाव था। मुझे तस्वीरें देखना अच्छा लगता था और तस्वीरें बनाने का बहुत मन था। तो मैं बहुत बार कोशिश करता रहा कि मैं तस्वीरें बनाऊं, और ये एक दो अटेम्प्ट नहीं, ये काफ़ी सारा अटेम्प्ट किया है मैंने और होता नहीं था मेरे से। मुझे आता नहीं था कैसे तस्वीर बनाते। तो ड्राइंग करना, ये स्केचिंग करना, ये करना मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था, लेकिन हो नहीं पाता था मेरे से। तो जब मेरा हाथ एक कैमरा लगा कि हम एक फैमिली वेकेशन में जा रहे थे और मैं कैमरा मैं उठा लिया था, और वेकेशन में मैंने कुछ अपना क्लिक 3 जो कैमरा होता था, ब्लैक एंड वाइट फिल्म होता था उसमें, तो एक लिया था मैं, कुछ आई थिंक 10-12 साल का कुछ होगा। तो वो एक मैंने बहुत इन्जॉय किया था, और वो मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ अपना मैंने कुछ तस्वीर बनाई है, वो कुछ मेरे तस्वीर है। तो इससे ये मेरा पहला एक ये था। और उसके बाद मैं तस्वीरें मैंने फ़ोटोज़ लेता था, और आई थिंक किसी एक पॉइंट में मेरा बाबा ने उनको लगा होगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे कैमरा दिया था, एक SLR कैमरा दिया था। आई थिंक मैं तब क्लास 10 में था। तो वो कैमरा, वो जो पहला रोल मैंने शूट किया, तो मुझे समझ में आया कि ये एक चीज़ है जो मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। मुझे इससे ज़्यादा मज़ा किसी में नहीं आता। क्या बात है। तो और ये बात मैं आज थोड़ा क्लैरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तभी उतना समझ नहीं होता था, हम उतना समझ नहीं पाते थे। मैं एक्चुअली बहुत उन टाइम हमारे जनरेशन के जो आमतौर मिडिल क्लास बच्चे जिस तरह से करियर चूज़ करते हैं, मैंने भी कुछ ऐसे ही किया था। मैं इंजीनियरिंग पढ़ने गया आर्य कॉलेज नागपुर में, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कुछ 7-8 महीना पढ़ा। और वो पढ़ने के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गया था कि ये मुझे करना नहीं है, और ये मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। और मैं उसके पहले पढ़ाई, जो सब्जेक्ट्स मुझे अच्छी लगती थी और इंटरेस्ट लगती थी, उसमें मैं अच्छा करता था। जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं करता नहीं था। पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो फिर एक 7-8 महीने के बाद मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया और आ गया। तो तब मेरे फादर ने मुझे पूछा कि ठीक है, तुमको अगर मज़ा नहीं आ रहा तो मत करो, मैं इंसिस्ट नहीं करूँगा, लेकिन क्या करोगे, तुमको मज़ा किस में आता है। तो तभी ये सवाल मेरा अंदर, मैं उसको जवाब देने के लिए मैं उसको अपने अंदर तलाश किया। और फिर मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे तस्वीरें बनाना सबसे अच्छा लगता है, मैं फ़ोटो लेता हूँ। तो तभी वो एक जर्मिनेट हुआ एक आइडिया कि ये भी तो कर सकते हैं, ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। तभी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये एक फिल्म स्कूल है और वहाँ जाके आप सीख सकते हो। तो इसमें मेरा एक बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि अराउंड दिस टाइम, यही टाइम के आसपास मेरे बड़े भाई वो भी कुछ इस तरह का अनसर्टनिटी और कुछ इसमें ढूंढ रहे थे। और वो उनको मालूम पड़ा कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट करके वो भी सिनेमा में बहुत इंटरेस्ट है। एक्चुअली ये मैं थोड़ा सा डेविएट करके कहना चाहूँगा कि हमारे घर में जिस तरह से हम लोग बड़े हुए, एक हिंदी सिनेमा को एक तरह से लुक डाउन किया जाता था। और मेरे फादर ग्रुप थिएटर के साथ एसोसिएटेड थे और कोशिश करते थे कि हमको अच्छी चीज़ दिखाए। कलकत्ता में जो भी अच्छा म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता था, या अच्छे थिएटर्स होते थे, या बाहर के अच्छे फिल्म्स आते थे, या बांग्ला फिल्म्स होते थे, वो देखते थे, बड़ा इनकरेज करते थे। लेकिन हिंदी सिनेमा की तरह एक बहुत ही लुक डाउन वाला एटीट्यूड था। लेकिन वो एक फॉरबिडन फ्रूट जैसा था। हम चुप के जाके देखते थे, घर से अलाउ नहीं करते तो, और बड़ा मज़ा आता था। मतलब अमिताभ बच्चन की फिल्म देखते थे, और मतलब एकदम हिंदी सिनेमा जो मज़ेदार हिंदी सिनेमा जो वो देखते थे। और ये मेरे साथ मेरे ब्रदर का बॉन्डिंग था। हम लोग सब सोने के बाद हम लोग रात को पिक्चर के बारे में डिस्कस करते थे। तो कि ये फिल्म अगर मैं बनाता तो मैं ऐसा बनाता, तू कैसे शॉट लेता है, और इस तरह का एक हमारे बीच में एक था। तो जब दादा ने FTI डिस्कवर किया, और FTI में ये कोर्स है ऐसा उन्होंने किया, और वो FTI गए पढ़ने के लिए, तो मेरे लिए एकदम इमीडिएटली वो रास्ता खुल गया कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है और मैं सिनेमा में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और ये तो इससे बेटर क्या हो सकता है कि मैं इसको परस्यू करूँ।
तो फिर मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, क्योंकि FTI जाने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए था, और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। लकीली मैंने पहला अटेम्प्ट में मिल गया। थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, घर में सब पूछे थे कि मिलेगा नहीं तो क्या करेगा, तो उसका जवाब नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे यही करना है किसी भी हालत में। तो गया FTI गया, और फिर वहाँ से ये मतलब शॉर्ट में तो पहले बड़े ब्रेक की बात करें कि वो जो पहले शुरू में फिल्में की हैं उसकी बात करें? नहीं, पहला ब्रेक तो उससे पहले एक फॉर्मेशन तो उससे पहले हो जाता है। हाँ। और उसमें कुछ जैसे मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसे आए थे जो मैं उसको डेस्टिनी कह सकता हूँ, या कुछ तो विदु विनोद चोपड़ा इंस्टीट्यूट आए थे, और बाय चांस उन्होंने मेरा प्लेबैक एक्सरसाइज इंस्टीट्यूट में देखा था, और उनको बहुत अच्छा लगा था प्लेबैक एक्सरसाइज, तो वो मुझे ढूंढ के निकाले और बोले कि सब तुम्हारा देखा मैंने काम, गाना तुमने शूट किया, मुझे बहुत अच्छे लगे, और मुझे यकीन नहीं आता कि इंस्टीट्यूट का ये लेवल पे ये तुमने अचीव किया। मतलब आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर वर्क। तो तुमको कुछ भी मदद चाहे, कहीं ये चाहे तुमको कुछ ज़रूरत पड़े, तो मैं बॉम्बे में रहता हूँ, और तुम कांटेक्ट करना मेरे से आके, और ये करना। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, बट एज सून एज आई फिनिश्ड माई कोर्स इन FTI, विनोद चोपड़ा ने इंस्टीट्यूट में हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को एक मैसेज भेजा था कि वो मुझे बॉम्बे बुला रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था क्यों बुला रहे, तो मैंने पहुंचा बॉम्बे, और देखा वो तभी उन दिनों ये फिल्म शूट कर रहे थे 1940। विधु ने आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट देखा था? जी, मैंने FTI का जो क्या बनाया था आपने? मैंने गाना शूट किया था नीना गुप्ता को लेके। अच्छा। तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है बोल के, जो खामोशी का गाना था। हाँ हाँ। वो गाने को लता मंगेशकर ने श्रद्धांजलि बोल के एक एल्बम में वापस गाया था। तो मैंने लता मंगेशकर वर्जन को ब्लैक एंड व्हाइट में एक पुराना अपने लिए शूट किया था? अपने लिए शूट किया था, जैसे पुराना 1950-60s का ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक ओके गाना होता है, वैसा मैंने शूट किया था। ओके। और बाहर लोकेशन करके बड़ा लाइटिंग वाइटिंग करके, वो थोड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। मतलब हमारे बैच में सारे बहुत एक्साइटेड थे, तो सब लोग उन पे काम किए, और FTI लेवल पे वो थोड़ा बिग बजट प्रोडक्शन था। हाँ हाँ। तो और बहुत अच्छा हुआ था वो, काफ़ी उसको एप्रिसिएशन मिली थी। तो वो देख के बुला लिया आपको? तो वो उनको ये लगा था कि, और मुझसे बात भी की है, और मैंने बोला कि मुझे FTI में एक तरह का एक बहुत ही आर्टी एटमॉस्फेयर होता था, और उसके अंदर मेरा जितना विनोद के साथ बात हुआ था, तभी मैंने बोला था कि मुझे ना ये जो ओल्ड हिंदी सिनेमा बड़ा फैसिनेट करता है, और मैं कभी फिल्म बनाऊंगा और ये करूँगा, तो मुझे वो 50s-60s का जो फिल्म का ग्रैंडनेस है, जो 70s में निकल गया है, 80s में बिल्कुल ही निकल गया है, मुझे वो जो गोल्डन पीरियड था हिंदी सिनेमा का, वो मुझे वापस लाना है। मैं बड़ा फैसिनेटेड हूँ। ये सब बात मेरा विनोद से हुआ था। तो एक कुछ जम गया था विनोद के साथ, तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया, और मैं आपका बॉम्बे आया। वो 1942 लव स्टोरी का वो ये कर रहे थे, फिल्म बना रहे थे, और उन्होंने मुझे उनका बिहाइंड द सीन्स एक मेकिंग शूट करने के लिए मुझे बोला। तो मैं करने लगा काम, और वो फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा जो अपना स्टूडेंट फिल्म एटमॉस्फेयर, वहाँ से आके एक बहुत बड़ा स्केल का हिंदी फिल्म बन रहा था। 1942 वॉज वेरी वेरी एम्बिशियस। और फिर मैं अपना मेकिंग उसको बिहाइंड द सीन्स करता रहा, और धीरे धीरे मैं सबसे मिलने लगा, और मेरा एक अच्छा बॉन्डिंग होने लगा। मैं एकदम ही छोटा था, तो सब मुझे बहुत प्यार करते थे। विनोद प्रधान, संजय मंसाली, संजय तभी एसोसिएट डायरेक्टर थे विनोद के, तो उन सब से थोड़ा थोड़ा जान पहचान हो रही थी, और एक अच्छा ये हो रहा था। फिर मैंने 1942 काम ख़त्म करने के बाद विनोद प्रधान ने मुझे ऑफ़र किया था कि मैं उनको विनोद प्रधान ने आपको? विनोद प्रधान ने मुझे ऑफ़र किया कि आप मुझे असिस्टेंट में ज्वाइन करो। एट दैट पॉइंट मुझे लगा था कि उनके, और एट दैट पॉइंट आई थिंक उनका 5, 6, 7 असिस्टेंट होंगे, और मैं शायद उनका 8वां असिस्टेंट होता। तो मुझे उतना वो आकर्षित नहीं किया। मुझे लगा कि अगर मैं कलकत्ता चले, क्योंकि बॉम्बे में ज़्यादातर वही होता था कि आपको किसी सीनियर सिनेमाटोग्राफर को असिस्ट करना पड़ता है। मुझे लगा कि अगर मैं कलकत्ता चले जाऊँ, तो कलकत्ता में मुझे शायद इंडिपेंडेंट काम मिलने का चांसेस है, और तो मुझे वो कलकत्ता जाने का ये था कि मुझे शायद इंडिपेंडेंट का। और ये दूसरा, मैं ये भी अभी बता सकता हूँ कि अभी इंस्टीट्यूट जाने से जस्ट पहले मेरी जो अभी बीवी है, उनसे मेरा रिलेशनशिप शुरू हुआ था जस्ट बिफोर गोइंग टू द इंस्टीट्यूट, एंड मैं उनको बहुत मिस करता था। तो मुझे लगा कि कलकत्ता जाऊँ तो उनके पास रहूँ, और हम लोग एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते थे, बिकॉज मेरा मेन जो 3 साल वो इंस्टीट्यूट में निकल गया। तो वो भी एक रीज़न था कलकत्ता जाने का। लेकिन कलकत्ता जाके मुझे छोटे मोटे काम मिलते थे, मतलब डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ छोटे मोटे एड्स, पर इंडिपेंडेंट काम मिलते थे। तो वो
अच्छा रहा मेरे लिए। फिर कलकत्ता में जब मैं प्लान कर रहा था कि अब हो गया कुछ दिन, अभी मैं बॉम्बे जाके तो आपने विनोद की 1942 का BTS शूट करके आप कोलकाता चले मैं गए? कोलकाता जाके मैं बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज करता था। कितने साल रहे वहाँ पे? 2 साल के अंदर 2 साल थे, और मैं प्लान कर रहा था मैं बॉम्बे आके अभी वापस बॉम्बे में ट्राई करता हूँ काम का। एक कलकत्ता में अंजन दत्त बोल के एक फिल्म मेकर है, उन्होंने एक फिल्म प्लान कर रहे थे, एक हिंदी फिल्म जो कि कलकत्ता में होता नहीं था। इट वाज अ मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म विद शबाना आजमी एंड मार्क रॉबिन्सन एंड तारा देशपांडे एंड इट वाज कॉल्ड बड़ा दिन। तो और अंजन से मेरी मुलाकात हुई थी, हमने कुछ एड फिल्म्स एक साथ किए थे और एक अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये फिल्म शूट करो। तो मेरे लिए बड़ा ये था कि हिंदी फिल्म मिल रही है और आई जस्ट पास्ड आउट, तो वो फिल्म मैंने शूट किया। आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी, मुझे अभी कभी किसी को दिखाने में शर्म आएगा, बहुत ही एमेचरिश एक काम था, पर वो फिल्म में जो हम सारा कुछ मैं अचीव नहीं कर पाया, जो मैं अभी भी ढूंढता हूँ, अभी भी तलाश करता हूँ। मैं कुछ एक गंगूबाई में एक सीन में मुझे करते वक्त मुझे याद है कि हाँ ऐसा ही कुछ मैंने बड़ा दिन में ट्राई किया था और आई फेल्ड मिजरेबली। तो बट वो इंटरेस्टिंग था। बड़ा दिन के बाद दैट्स व्हेन मैंने बॉम्बे वापस आने का प्लान किया। थोड़ा सा टाइम हो गया बिकॉज वी वर हैविंग अ बेबी, आवर फर्स्ट बेबी, एंड वी वेटेड फॉर अ बेबी टू बी बॉर्न इन कोलकाता व्हेन शी वाज अबाउट 4 months ओल्ड। मैं बॉम्बे आ गया, मैं, मेरे बीवी और मेरे बच्चे लोग बॉम्बे आ गए और फिर बॉम्बे में वापस वही काम ढूंढना शुरू किया। पर मैं तभी बॉम्बे आके मैं ज़्यादा मोस्टली टेलीविज़न में काम करता था, और उन दिनों टेलीविज़न में बड़ा अच्छा काम होता था। देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज कॉल्ड स्टार बेस्ट सेलर्स हो रहा था, मैंने उसका बहुत सारे एपिसोड शूट किया। और अभी आज में ऐसे बहुत सारा फिल्म मेकर्स हैं जो अभी एस्टैब्लिश फिल्म मेकर्स हैं, हम लोग सब उस टाइम पे एक साथ ऑलमोस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। कौन कौन थे? इम्तियाज़, अनुराग बासु, अनुराग कश्यप, मुकुल अभयंकर, सोहेल ततारी, हम लोग सब बहुत सारा टेलीविज़न की एपिसोड शूट किए। और स्टार बेस्ट सेलर्स थे आपके, जी में एक रिश्ते बोल के आता था, एक थ्रिलर एट 10 बोल के आता था, एक दो रेगुलर सीरीज भी थे। सुदीप मिश्रा ने एक सीरीज किया था तलाश बोल के, सुहेल ततारी का एक कदम बोल के बड़ा अच्छा सीरीज हुआ करता था। तो पर टेलीविज़न में बहुत सारा काम किया, और उसमें एक फिक्शन करने का एकदम हाथ साफ हो गया। और बस ये करते करते और एक पॉइंट ऐसा आ रहा था जो कि मुझे लग रहा था कि अब फिल्म मिलना चाहिए, फिल्म आना चाहिए। उन दिनों फिल्म मिलना बहुत मुश्किल था, सब सोचते थे कि मतलब एक्सपीरियंस पूछते थे। सो आई वॉज वेरी लकी कि एक ऐसे फिल्म मेकर थे जो एक्सपीरियंस से ज़्यादा एक नया कोई एक सिनेमाटोग्राफर को उनका जो एनर्जी उसमें ज़्यादा बिलीव करते थे, वो राम गोपाल वर्मा थे। और एकदम अचानक एक दिन मुझे राम गोपाल वर्मा का फ़ोन आया था, और वो फ़ोन में बोला मैं रामू बोल रहा हूँ। तो मुझे समझ नहीं आया कौन रामू, कौन, मतलब मैं कि राम गोपाल वर्मा हो सकता है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा वो मुझे फ़ोन करेंगे और काम देंगे। तो पर ऐसा हुआ, और वो मुझे रोड फिल्म ऑफर किए। तो वो मेरा बॉम्बे में पहला फिल्म था। और इंटरेस्टिंग बात ये था कि रोड एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म था, उसमें एक अलग तरीके का एक सिनेमाटोग्राफी का क्या बोलते हैं, एक पॉसिबिलिटी था। मैं बहुत लकी हूँ कि वो ऐसा एक फिल्म मेरा बॉम्बे में पहला काम था। तो वो आई थिंक आई वाज नोटिस्ड एंड पीपल लाइक माय वर्क। उसके बाद से आगे सवाल पूछिए। रोड के बाद तो काफ़ी रोड के बाद मुझे कई सारे फिल्म्स के ऑफर आए। आई थिंक रोड वाज क्वाइट अप्रिशिएटेड फॉर इट्स कैमरा वर्क। तो आई डिड अ फिल्म कॉल्ड क्यों हो गया ना, जो समीर कार्निक ने बनाई थी। तो क्यों हो गया ना किया, और क्यों हो गया ना के बाद मैंने किया लकी नो टाइम फॉर लव, जो सलमान की थी। और वो सलमान ने एक्चुअली मुझे बुलाया था, उनको क्यों हो ना कि गाने बहुत अच्छे लगे थे। तो सलमान ने एक्चुअली फिल्म मेकर्स को बोला कि आप इनको ढूंढो, देखो कौन है। और फिर ऐसा मैंने किया। वही सलमान के साथ मेरी पहली फिल्म है। लकी पहली फिल्म थी, फिर क्यों हो गया? हाँ, नहीं पहले क्यों हो गया ना, हाँ फिर अच्छा ओके, हाँ, फिर लकी। और लकी, और मतलब ये था कि लकी ऑल्दो द फिल्म डिडंट डू वेरी वेल, इट वाज। सलमान क्यों खोज रहे थे आपको? उनको मेरा क्यों हो गया ना कि गाने बहुत अच्छे लगे थे। वो गाना था आओ ना बोल के, वो सलमान ने मुझे बताया कि उन्हें वो गाना देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ओके। फिर इकबाल। लकी के बाद एक्चुअली मैंने बुद्धदेव दासगुप्ता का कालपुरुष किया, और वो
मेरे लिए एक एकदम टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का, मुझे लगता है अभी व्हेन आई लुक बैक, क्योंकि ये देखिए मैं स्टार्ट ऑफ कर रहा था, फिर रोड किया, रोड में एक बिल्कुल रामू थे, तो रामू ने बहुत इंडिपेंडेंस दे के रखा था और एकदम अलग टाइप के काम चाहते थे। फिर जब क्यों हो गया ना मैंने किया, ये क्यों हो गया ना एकदम कमर्शियल फिल्म था और उसमें एक बहुत ही बड़े बड़े लोग थे प्रोड्यूसर सब। डायरेक्टर हाँ। का जो इंटेंट था वो एक बहुत गुड लुकिंग ग्लैमरस फिल्म बने, तो मुझे एक तरह का, मैं प्रेशर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये मुझे वो बात का कॉन्शियसनेस था कि ये एक कमर्शियल फिल्म है और एक कमर्शियल फिल्म का जो सिंटैक्स है, जो उनका जो सबको सुंदर दिखाना है और एक तरह से ब्यूटीफाई करना है फ्रेम्स को, वो मेरा ध्यान में वो रहता था। एट द बैक ऑफ माई माइंड आई न्यू दिस वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक फिल्म को एक तरीके से पेश करना है, और लकी भी वो था कि एक कमर्शियल फिल्म था, एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था फिल्म में और बहुत बढ़िया लोकेशन थी, सेंट पीटर्स में शूट हुए थे। जब मैंने कालपुरुष करने गया तो मुझे लगा कि ये एक फिल्म है जिसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम अपनी तरीके से शूट कर सकता हूँ। और एक बुद्धदेव दासगुप्ता एक बिल्कुल ही अलग दुनिया के आदमी थे, उनकी जो विजुअल एक्सपेक्टेशन थे वो बिल्कुल अलग थे, और वो ढूंढ रहे थे मैं क्या कंट्रीब्यूट करूँ। और तो वो एक सर्च मैंने पहली बार अपने अंदर सर्च किया और वो फिल्म मैंने बिल्कुल अपने तरीके से किया। इमीडिएटली जब मैंने उसके बाद जब मैंने इकबाल शूट किया तो आई रियलाइज दैट आई हैड ट्रांसफॉर्म्ड लिटिल बिट, मतलब मैं बहुत सारा इन टर्म्स ऑफ इमेज मेकिंग में काफ़ी लिबरल हो गया था, और मैं एक्चुअली अपने अंदर ढूंढना शुरू किया था कि ये फ्रेम कैसा होना चाहिए, ये लेंसिंग कैसा होना चाहिए, ये मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस है और ये मैं अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ से वहाँ से मैं लेके हूँ, क्योंकि वो तो मुझे लगता है वो प्रोसेस मेरा कालपुरुष में बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ था। सर देखिए, ये सवाल जाहिर सी बात है मेरे को आएगा, क्योंकि आप क्योंकि शूट कर रहे थे, उसके बाद आपको लकी ऑफ़र होती है, सलमान खान आपको बुलाते हैं। तो एक जर्नलिस्ट भी हूँ, तो थोड़ा सा सवाल ऐसा है, क्योंकि उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन थी और ऐश्वर्या राय बच्चन की लुक लाइक लकी में आ रही थी, तो क्या कहीं वो सिनेमेटोग्राफर की निगाह से वो समझ रहे थे कि इसको ऐसे शूट करना है, क्योंकि तुमने एक पूरी फिल्म शूट की है ऐश्वर्या के साथ और अब एक लुक लाइक है, क्या ये बात भी थी दिमाग में? मैंने बहुत नाइट था, मेरे को कभी दिमाग में आया नहीं और कभी मुझे ये एहसास दिलाई नहीं गया कि ऐश्वर्या राय का लुक लाइक है, तो यूँ उसीलिए तुमको लिया गया। मैंने तभी जितना डायरेक्टर के साथ इंटरेक्ट किए, और डायरेक्टर जो थे राधिका विनय, वो बहुत ही विजुअली इंटरेस्टेड डायरेक्टर थे, उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक अच्छी फिल्म शूट करना था। और जब सलमान के साथ इंटरेक्ट किया, मुझे ये बात का एहसास कभी हुआ नहीं है। हालांकि अगर मैं कहूँगा कि मैंने नोटिस नहीं किया कि ऐश्वर्या की तरह दिखता है तो मैं झूठ बोलूँगा। तो ऑफकोर्स ऐश्वर्या के साथ उनके चेहरा का एक ये तो था, लेकिन चेहरा का ही था, मतलब स्नेहा उल्लाल एक बच्ची लड़की थी और उसका मतलब ऐश्वर्या तो ऐश्वर्या है, और उनके साथ मतलब और ऐश्वर्या को मैंने क्यों ना बनने में कई दिन लगे थे। हम पर्सनली भी मैं ऐश्वर्या के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो वो बिल्कुल ही अलग। कभी ऐश्वर्या से को आपने बताया था कि अरे तुम्हारे जैसी एक लड़की है लुक लाइक? नो, बट लकी जब मैं कर रहा था, सब ये हो गया था, उसके बाद भी थोड़ा सा शूटिंग शुरू नहीं हुई थी। मैंने फिल्म साइन किया था, वो मैं करने वाला था, उसके बाद भी क्यों मैंने थोड़ा काम बचा था, और मेरा ऐश्वर्या के साथ अच्छी दोस्ती बन गई थी, तो बात करते थे, वो मालूम है था उनको कि मैं सलमान की करने वाला था, और हम लोग बात करते थे उसके बारे में। कोई ऐसा मैंने कभी ना तो ऐश्वर्या के और ना तो सलमान, कभी मैंने कोई ऑकवर्डनेस फील नहीं किया, वो बड़ा, और आई वाज नॉट कंसर्न विद दैट आल्सो। ऐश्वर्या जब मेरे से बात करते थे तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ और वो मेरा भला चाहते हैं और ले जाते हैं, तो उस तरीके से कोई मेरा फिल्म के बारे में। मैं इसमें ये जानने को लेकर दिलचस्प हूँ कि जब किसी का कोई लुक लाइक आता है तो उनको कितनी दिलचस्पी थी कि अरे वो लड़की मेरे जैसे दिखती है। मुझे कभी ये लगा नहीं ऐश्वर्या से कि हालांकि इनफैक्ट उसके बारे में कभी बात हुई नहीं, मतलब कालपुरुष के पास सीधा नागेश का साथ आपको मिला? हाँ, नागेश का एक आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे सुन के, मैं एक्चुअली करने वाला नहीं था वो, क्योंकि लकी काफ़ी दिन लगे थे करने में। मुझे उन दिनों बड़ा
और काफ़ी दिन लगा फिल्म बनने में। तो और आप जब फिल्म शुरू करते हो इनिशियली आपको पैसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं, और फिर उसके बाद मैंने एक कालपुरुष किया था जो छोटा सा बांग्ला फिल्म था। मेरा कुछ मूड था और कुछ प्लान था कि अब इसके बाद मैं कुछ हिंदी फिल्म करूँगा, और कुछ हिंदी फिल्म की कमर्शियल हिंदी फिल्म की बात चल रही थी जिसमें मुझे बहुत सारा पैसे मिलने वाला था। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि अब मेरे को थोड़ा सा बिग टिकट फिल्म मिल रहे हैं और इसमें मेरे को अच्छा पैसे मिल रहे हैं। और उसी टाइम में नागेश ने मुझे इकबाल ऑफर किया था। तो और नगेश को पहले ही एकदम बहुत स्ट्रेट कट बोल दिया था कि देखो ये बहुत छोटा फिल्म है, बहुत ही लो बजट है और इसमें बहुत कम पैसे, इतने ही पैसे हैं। तो मैं वो सुन के बड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया था कि यार इतने कम पैसे हैं यार। मतलब अब मैं थोड़ा इसमें था और मैं आई वाज ऑलमोस्ट इंक्लाइंड कि वो जो एक बड़ी हिंदी फिल्म मुझे तभी ऑफर हुई थी मैं वो कर लूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे मिले थे। और मैं कुछ काम के लिए कलकत्ता गया था, तो स्क्रिप्ट घर में पड़ा था और जस्ट बाई चांस मेरी वाइफ ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने मुझे कलकत्ता फ़ोन करके बोला कि ये स्क्रिप्ट आया तुमने पढ़ा है क्या। हालांकि वो इतना ज़्यादा ऐसा नहीं कि मेरे बीवी मेरे हर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ऐसा कोई बाई चांस उन्होंने वो पढ़ा था कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, तुम कंसिडर करो ये फिल्म, अच्छी फिल्म। तो मैंने बोला नहीं यार ये बहुत कम पैसे हैं, मेरे को नहीं करना है अभी लो बजट फिल्म नहीं करना है। तो अच्छा तुम एक बार पढ़ो तो सही स्क्रिप्ट पे। तो मैंने जैसे ही बॉम्बे वापस आया मैंने पढ़ा और वही रात में मेरे को लगा कि ऐसा ऑप्शन मुझे मिला नहीं, इतनी बढ़िया कहानी है और इतनी मैं इसमें बहुत कुछ मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया सिनेमाटोग्राफी हो सकती है और बहुत मेरे टाइप का जो मैं जिस तरह की इमेजेस दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूँ उस तरह का एक ऑप्शन मुझे मिल रहा है। तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। सो आई कॉल नागेश इन द मॉर्निंग एंड मैं शाम का फ्लाइट लेके पहुँच गया और वो नागेश के साथ मेरा एक रिलेशनशिप चालू हुआ जो बहुत फ्रूटफुल एक फेज था मेरा लाइफ का। तो ये तो दोस्ती यारी के खाते में हुई फिल्म हो गई। नहीं, अब ये गलत होगा, ये मैं बोलूँ कि दोस्ती यारी के खाते में मुझे स्क्रिप्ट बेहद पसंद आई थी और मैं एक बहुत बढ़िया फिल्म विजुअलाइज कर रहा था। हाँ। जब मैंने इकबाल पढ़ा था। ओके, तो वो जो ज़्यादा पैसे वाली फिल्म थी जो मिल रही थी वो की फिर आपने? नहीं की नहीं की। और नाम बताएंगे? नहीं, नाम नहीं बताते। पर मैं जिस तरह से इकबाल ने मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने और अपने आप को अंदर में किस तरह के इमेजेस बनाना चाहता हूँ, जो एक ऑप्शन मुझे इकबाल ने दिया था, मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा डिसीजन था और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई टुक दैट डिसीजन। फिर नागेश के साथ रहे, डोर भी शूट की। डोर किया तो उसमें हम थोड़ी सी मुझे लगता है कि बात थोड़ी आगे बढ़ाई। हाँ। और नागेश के बाद उसके बाद हमने एक फिल्म की थी बॉम्बे टू बैंकॉक बोल के, जो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। उनको बनाने के टाइम में बहुत मजा आया था। आपको मालूम था फिल्म जब शूट होती है तब क्या पता चल जाता है कि वो कमाल नहीं करेगी? कभी कभी मालूम पड़ते, कभी कभी नहीं मालूम पड़ते। ये तब की बात है जब मुझे आई थिंक बॉम्बे टू बैंकॉक वाज वन फिल्म दैट वी रियली एंजॉयड मेकिंग इट। और आफ्टर डोर वो नागेश के साथ मेरा एक रिलेशनशिप बड़ा मज़ा था और हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे और एक साथ फिल्म बनाएंगे। कुछ वो चक्कर में मुझे लगता है कि हम थोड़ी चूक गए थे कि हमारी जो वो एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि दैट यू हैव टू बी फार मोर ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स योर फिल्म। एंड वंस द फिल्म ओवर एंड आई सॉ द फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे लगा पहला स्क्रीनिंग जब तो मुझे लगा कि हम लोग बहुत मिजरेबल फेलियर, बहुत गंदा फिल्म बना है। देखिए तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है और वो मुझे लगता है कि उस तरह का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ ऐसे फिल्म किए जिसमें मेरे काम बहुत ख़राब हुए और आई थिंक वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए टू डू दोज फिल्म्स। मुझे तभी लगता था कि ये फिल्म मैंने क्यों किया और मुझे करने के टाइम में मज़ा नहीं आ रहा था। पर वो फेल्ड एक्सपीरियंसेस भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है। तो कालपुरुष से आपको अवार्ड मिला था आपकी फिल्म को। जी, कालपुरुष को नेशनल अवार्ड मिला था एज बेस्ट फिल्म। मुझे पर्सनली कोई अवार्ड नहीं मिला। हाँ, लेकिन फिल्म को मिला है तो आप लोगों का योगदान है, वो तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं ना उसको। और एक डोर जैसी फिल्म बना ली थी, इकबाल जैसी फिल्म बना ली थी जो बॉलीवुड में आपको, यहाँ पे आपका कद कैसा हो गया था बॉलीवुड में? बढ़ गया था? अब आपके पास अपनी मन माफिक शूट कर सकते थे? देखिए, इसके बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे पास फिल्म्स के ऑफर आते थे। पर क्या होता है, अगर आप यही आपका एकमात्र पेशा है और आपकी लाइवलीहुड अगर इस पर डिपेंड करता है तो आप उतना एटलीस्ट करियर के शुरू में क्या करूँ, मतलब अभी भी शायद थोड़ा ऐसा है कि आज शायद मेरे पास वो थोड़ा ज़्यादा ऑप्शंस हैं। लेकिन
वो इतनी आसान नहीं होता है कि चूज करके ठीक मैं जिस तरह की काम करना चाहूँ उस तरह का काम मिले, उस तरह का काम होना चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने एक फिल्म ख़त्म किया और इसके बाद मुझे एक और फिल्म करना है, तो उसमें ऑप्शंस क्या है, उसमें से आप एक चुनते हो। तो कई बार वो ऐसा होता है कि वो फिल्म मुझे करना नहीं था, लेकिन करना पड़ा बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे अपनी घर चलानी थी। तो पर मुझे मैंने लुक बैक अभी मुझे लगता है कि अच्छा हुआ था वो किया था, वो सब कंट्रीब्यूट किया है। आज मैं जहाँ पे वो उस पे वो जो फिल्म उतने अच्छे नहीं हुए थे उसका भी बड़ा योगदान रहा। अब इसके बाद आप यशराज पहुंच गए जी। वहाँ पहुंचना कैसे हुआ, कैसे कांटेक्ट हुआ? और वहाँ पे तो आप मतलब बहुत ज़्यादा काम किया उनके साथ। हाँ। तो चक दे का कई दिनों से उनका ये चला, मैं सुनाई आ रहा था कि वो लोग मुझे कंसिडर कर रहे हैं कि, लेकिन बट आदि और शिमित का ये था कि मैंने एक स्पोर्ट्स फिल्म जस्ट किया था एक बार, इमीडिएटली आफ्टर दैट मुझे क्या मैं एक स्पोर्ट्स फिल्म में इंटरेस्टेड होऊंगा और क्या मैं कुछ नया कुछ पाऊंगा। तो फिर आफ्टर बिट ऑफ कंसिडरेशन शिमित ने मुझे बुलाया और शिमित के साथ मैं जब मिला तो ऑलमोस्ट इट वॉज एन इंस्टेंट एक कुछ क्लिक हो गया था। शिमित एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफर है और उन्होंने जब बताया कि किस तरह का फिल्म वो बनाना चाहते हैं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया और लाइक इट वाज लाइक एन इंस्टेंट केमिस्ट्री। और फिर आदि से मिले और फिर बात बढ़ती गई। तो सुदीप जी ये बोल सकते हैं इकबाल देखकर चक दे में आई थिंक सो इकबाल सिर्फ आदि को जानेमन बहुत अच्छी लगी थी। Okay. जानेमन मैंने किया था और जानेमन बहुत ही एक बहुत इंटरेस्टिंग अटेम्प्ट था और कई लोगों को जानेमन बहुत पसंद आई थी। हालांकि आप पूछ रहे थे कि मेरा क्या कद क्या था इंडस्ट्री में, तब तक आई थिंक इकबाल को थोड़ी बहुत सक्सेस मिली थी, ऑल्दो इट वाज नॉट ए ह्यूज हिट। और उससे पहले मैंने जितनी फिल्म्स की थी सब फिल्म्स कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थे। ना तो रोड था, ना तो क्यों हो गया था, ना लकी था, ना जानेमन था। ये सारे फिल्म आप सक्सेसफुल नहीं थे बॉक्स ऑफिस में। पैसे के मामले में थी, लेकिन हम लोगों के बीच में चर्चा थी, चाहे इकबाल की हो, चाहे डोर की हो, चाहे काल पुरुष की हो। डोर एक्चुअली हाँ चक से जस्ट पहले डोर हुआ था। पर हाँ देखिए वो कमर्शियल है और एक सिनेमाटोग्राफर के लिए मुझे नहीं मालूम कि एक फिल्म की कमर्शियल सक्सेस कितनी ज़रूरी है। एक सिनेमाटोग्राफर के लिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आर्ट की चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि फॉर इंस्टेंस धूम 3 एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत बड़ा कमर्शियल सक्सेस था, पर मुझे नहीं लगता धूम 3 को कोई क्रिटिकल एप्रिसिएशन मिला था। और हालांकि मैंने बहुत मेहनत किया था, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय वर्क इन धूम 3। लोग धूम 3 में मेरा काम का ज़्यादा चर्चा नहीं करते और लोग मुझे पूछते नहीं है कि कैसे वो हुआ था। मुझे नहीं लगता कि वो तो वो होता है कि एक फिल्म लोगों को अच्छी, पहली बात तो फिल्म लोगों को अच्छी लगनी चाहिए। और तो मेरे लिए ये था कि फिल्म्स लाइक लकी एंड क्यों होगा ना एंड जानेमन वाज आई थिंक कुछ लोग नोटिस किए थे, कुछ डायरेक्टर्स जो थे वो मेरे बारे में इंटरेस्टेड हो गए थे। तो जैसे कि आदि मुझे लेना चाहते थे ज़्यादातर इसके यशराज से मुझे ऑफर आए थे, मुझे धूम 1 की ऑफर आई थी और मैं तभी आई थिंक लकी के लिए मैं धूम 1 कर नहीं पाया था। सो और लकी देखने के बाद मेरा आदि से एक बार बात भी हुई थी और उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा था कि और उसके बाद भी एक फिल्म मुझे ऑफर किया था, मैं फ्री नहीं था। आई थिंक नील एंड निकी जो मैं कर नहीं पाया था। तो आई थिंक आदि का रेडर में मैं कहीं होऊंगा। अच्छा, बार बार नॉक कर रहे थे वो आपको? एक दो बार ये बात हुई।